शेर ठोक दीजिए, महाकाल का शेर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशनशिप क्या है विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल हमारा वंस अगेन वही मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। अब हम एक और चीज़ का एडिशन कर रहे हैं। एक तो हम उसका पीछे से हम एक शीट गुजार के उसकी वाइब्रेशन को भी देख रहे हैं, और उसके साथ हमने एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पे। अब ये वेक्टर क्या कर रहा है, इस पे जो ये रेड लाइन है ये बेसिकली इसकी पोजीशन के साथ रोटेट करती रहेगी, और जो ग्रीन यहाँ पे एक लाइन डेवलप होगी जो कि इसका एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट बता रही होगी। तो अगर हम इसको इन एक्शन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि पीछे ग्राफ भी प्लॉट हो रहा है और ये रोटेट होकर अब यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, और जो इसकी लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास एक्स नॉट या जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, एक्स नॉट से मुराद एम्पलीट्यूड है, तो उसके इक्वल होगी, जो कि ये रेड हमारे पास वेक्टर है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो डेवलप होगा कि हमारे पास जो रेड वेक्टर है वो रोटेट करता जा रहा है विद दी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो ग्रीन वेक्टर है वो हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस में अप एंड डाउन जाएगा। और ग्रीन जो वेक्टर है वो हमें क्या बता रहा है, वो बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एट एनी इंस्टेंट बता रहा है, जिसे हम एक्स कह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा यहाँ पे। तो ये हमारी बेसिकली ट्रैक करते जा रहे हैं विद द सर्कुलर मोशन हम उस वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे इसको उठा के इसको एनालाइज करें, फॉर एग्जांपल हम इस इंस्टेंट पे उठा के इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। अब इस इंस्टेंट पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि मूव कर रहा है तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो क्या है, और उसके अलावा क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहा है या इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर तो चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, और एक्सेलरेशन हम पहले देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो हम उसको भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी कर रही है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम इसको उठा के इस इंस्टेंट पे एनालाइज करें, और ये जो एक्स हमारा जो रेड वेक्टर है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको एक्स नोट कहेंगे। और जो हमारा ग्रीन वेक्टर है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पे उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है। और बेसिकली जो ये एंगल थीटा है इसको हम फेज़ कहेंगे। फेज़ आपको यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा, इसको आगे चल के हम इन डेप्थ भी देखें फेज़ क्या है। फेज़ बेसिकली मीन पोजीशन पे जब हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उस टाइम पे हमारा जो रेड वेक्टर था वो यहाँ पे था। तो बेसिकली हम मीन पोजीशन से लेके जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वहाँ तक इस रेड वेक्टर का जो उसके मीन पोजीशन से लेके उस स्पेसिफिक इंस्टेंट तक जो एंगल बनता है हम उसको फेज़ कहते हैं। तो थीटा एंगल बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रॉम द मीन पोजीशन टू स्पेसिफिक इंस्टेंट, जो भी इंस्टेंट है उस तक क्या एंगल बन रहा है इन अ सर्कुलर डिस्क। जो भी हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इस एंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है ये। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है और जो ये साइड है, ये साइड और जो ये हमारा ग्रीन वेक्टर है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये ग्रीन वेक्टर है इसको हम एक्स नॉट ऑफ साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, बेसिकली थीटा की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होती है और ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा होती है। ठीक है, तो हम ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा, और वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन डेवलप कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट के डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इक्वल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा क्या है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, साइन ऑफ थीटा क्या है, फेज भी आगे चल के इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं क्या है। अब जो एंगल थीटा है, अब चूंकि ये डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है, तो रोटेट कर रही है तो हम एंगल थीटा को लिख सकते हैं कि एंगल थीटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। ठीक है, तो हम एंगल थीटा को ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इंटू टी अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बनेगी, इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स नॉट यानी कि हमारी एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ डब्ल्यू टी। ठीक हो गया। बेसिकली फेज जो हमारे पास है ना वो आपको मैं अभी भी मैंने बताया कि फेज बेसिकली जब आप इसको सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो जो आपके पास मीन पोजीशन पे जब ये आपके पास एम्पलीट्यूड वेक्टर था, ये रेड वेक्टर था, और उस एक किसी ना किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे वो वेक्टर मूव कर गया, रोटेट कर गया, तो उसने जितना रोटेट किया वो उसका फेज होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी भी बता चुका हूँ, आगे भी चल के इससे ज़्यादा यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। आपकी बुक में वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करूँगा। फेज़ आप यहाँ तक समझ चुके हो बेसिकली क्या है। अच्छा, अब जो ओमेगा है हम
ओमेगा बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि टोटल एंगुलर डिस्टेंस जो भी उसने मूव किया 2 पाई इन टाइम टी, ठीक है। टाइम यहाँ पे टी से मुराद उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड से मुराद कि उसने कंप्लीट चक्कर काटा, तो कंप्लीट चक्कर को हम रेडियंस में 2 पाई कहते हैं। तो उसको डिवाइड कर देंगे टी पे, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और उसके अलावा हम एंगुलर वेलोसिटी को एक और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको 2 पाई एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टी और एफ यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसके हमारे पास तकरीबन 4 रिलेशंस यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने साइन ऑफ थीटा को डब्ल्यू टी लिख दिया, तो एक्स नॉट डब्ल्यू टी साइन ऑफ डब्ल्यू टी। और उसके बाद हमने डब्ल्यू को यानी कि ओमेगा को हमने 2 पाई डिवाइड बाई टी लिख दिया, तो हमारे पास एक तीसरी वेरिएशन आ गई। और चौथी वेरिएशन में हमने टी की जगह पे फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो हमारे पास टोटल ये 4 वेरिएशन है, चारों की चारों सेम है, बस हमने एंगल थीटा को मुख्तलिफ टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। और एंगल थीटा हमारे पास क्या है, फेज। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन। तो अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी एक इसका शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकंड ईयर की मैथ्स का कैलकुलस का पार्ट पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी मैं समझाता हूँ। शॉर्टकट पहले मैं समझा देता हूँ क्या। हमारे पास वेलोसिटी किसी भी किस्म की वेलोसिटी है, वो क्या होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। और कैलकुलस में अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग हम उसे कहते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड इन 3 रिलेशंस में आ रहा है, तो बेसिकली हम इन 3 रिलेशंस को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनमें से पहला रिलेशन पकड़े हैं जो कि है हमारे पास एक्स नॉट साइन ऑफ डब्ल्यू टी, और हम उसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी। इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले एक्स नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। अब साइन ऑफ ओमेगा टी को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें अंदर वाला एंगल देखना पड़ेगा। अब उसके साथ बेसिकली ओमेगा टी है, तो टी यानी कि ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो खाली ओमेगा आएगा, तो ओमेगा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम साइन ऑफ ओमेगा टी पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशनशिप बनता है वो क्या बनता है, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब ये तो था उनके लिए शॉर्टकट जिन्होंने पढ़ी थी कैलकुलस। अब वो लोग जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी, उनमें मैथ्स के वो स्टूडेंट आते हैं जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में हैं, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी उनके इक्विवेलेंट ही आते हैं। तो वो लोग कैसे इस चीज़ को समझेंगे, उनके लिए हम एक और तरीका भी है समझने का इसको। तो बेसिकली ये हमारी वो डिस्क थी, और ये हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये डिस्क बेसिकली रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये जो लेंथ है इसको हम कहेंगे, जो हमारा रेड वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो है एक्स नॉट, और ये जो है ग्रीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम एक्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो ये एंगल है, ये हमारे पास फेज एंगल है, यानी कि थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस रेड वेक्टर एट मीन पोजीशन एंड एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, और जो मीन पोजीशन पे था उसके दरमियान में एंगल को हम फेज कह रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा मकसद क्या है, हमने वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालना है। तो एंगल थीटा को हम डब्ल्यू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं वो बेसिकली वेलोसिटी ड्यूरिंग दी वाइब्रेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली अगर तो हमारा जो मैस है, मैस स्प्रिंग सिस्टम का, वो अपवर्ड्स जा रहा है, तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड्स होगी। अब जो ये बेसिकली वेलोसिटी है, हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है, ठीक है, जिसको हम वीपी यहाँ पे कह रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये ग्रीन वेलोसिटी, जो बेसिकली हमारी एक्चुअल वेलोसिटी जो कि हम वाइब्रेशन की निकालना चाह रहे हैं, वो बेसिकली इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, अगर तो ये एंगल थीटा है, तो ये बेसिकली उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। अब वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये अलोंग दी रेडियस होगा, ठीक है, जो रेड वेक्टर है, और अलोंग दी रेडियस और इसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट लूँ, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो अगर तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ और इस एंगल को मेजर करूँ, तो ये एंगल मेरे पास, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। यानी कि अगर इस एंगल की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्रीज है, तो ये भी मेरे पास 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको थीटा कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो एंगल थीटा होगा हमारे पास, और अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा 90 है तो हम इस एंगल को 90 माइनस थीटा कह सकते हैं हम। अगर तो ये पूरा एंगल 90 है और इसमें से इस एंगल को निकाल दो तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 90 माइनस थीटा। अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमने इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है। हमें अगर वीपी की वैल्यू पता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम वी वेक्टर, जो हमारा वी ग्रीन वेक्टर है, हम उसे कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन वेक्टर है वो इक्वल है, यानी कि थीटा के जो इस साइड के ऑपोजिट साइड होगी वो हमेशा साइन ऑफ, जो भी, अगर इस एंगल को मैं फाई कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये साइन ऑफ फाई होगी, ठीक है। तो फाई हमारे पास 90 माइनस थीटा है, तो हमारे पास जो ये है वी, यानी कि वी से मुराद ये वाली साइड, ये हमारे पास क्या है, वी पी, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ जो भी फाई एंगल है। फाई एंगल इस केस में हमारे पास 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको। अब जब हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, या अगर नहीं भी पता तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। बेसिकली दो इक्वेशन है, एक साइन 90 माइनस थीटा आपके पास कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और अगर आपके पास कॉज 90 माइनस थीटा है तो ये आपके पास साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी ही देर में, लेकिन फिलहाल समझ लो कि ये हमारे पास एक इक्वेशन पहले से मौजूद है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो v है, जो कि वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं, वो इक्वल है वी पी कॉज ऑफ थीटा के। अब वी पी हमारे पास क्या है? वी पी बेसिकली हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है और हमें इसका रेडियस आर पता है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस आर एक्स नॉट है, तो रेडियस आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि वीपी के इक्वल है। तो वीपी हमारे पास आ गया, वीपी का रिलेशन। अब वीपी की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा? हमारे पास जो वी वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास अभी तक ये सिनेरियो चल रहा है। अब हम थीटा को लिख सकते हैं, हमने थीटा को यहाँ पे डिफाइन किया है कि थीटा हमारे पास ओमेगा टाइम्स टी के इक्वल है। तो ओमेगा टाइम्स टी के इक्वल है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे ओमेगा टाइम्स टी के इक्वल है। बेसिकली आपके पास एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये हमने सर्कुलर मोशन में ये चीज़ इन डेप्थ पढ़ी थी। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। तो जो हमने कैलकुलस से रिलेशन निकाला था और ये रिलेशन निकाला है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो हम कैलकुलस, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, अगर कैलकुलस लोग नहीं जानते तो वो इस तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अब वो लोग जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल कैसे, तो उनको भी वो चीज़ भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 है। तो अगर ये एंगल 90 है तो जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारा एक्स नॉट है, और फॉर एग्जाम्पल ये एंगल थीटा है। तो अगर तो ये एंगल थीटा है और हम इस वाली साइड को कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बेसिकली हमारे पास जो कॉज ऑफ थीटा होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस। तो बेसिकली ये हमारी बेस है और बेस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं, तो हम इस साइड को एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो थीटा के ऑपोजिट साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है, वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है। तो ये रिलेशन हमारे पास बन गया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उल्टा दूं, ठीक है, अभी थीटा एंगल वही है हमारे पास, जो एक्स नॉट है कॉज ऑफ थीटा वो वहीं का वही रहेगा, और जो साइन ऑफ थीटा वो अपनी एडजेसेंट जगह पे ही रहेगा। इसलिए हमने परपेंडिकुलर को यहाँ पे बेस बना दिया और बेस को यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। लेकिन अगर तो एंगल थीटा ये है तो ये हमारी बेस ही रहेगी, ठीक है। खैर, अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है और हमें ये एंगल पता है कि ये एंगल 90 है, तो क्या हम ये एंगल बता सकते हैं? तो ये एंगल भी हम बता सकते हैं। ये एंगल बेसिकली हमारे पास क्या होगा? टोटल ट्रायंगल की जो साइड्स का सम लो, एंगल्स का सम लो, तो वो 180 आता है, ठीक है। और 180, एक एंगल 90 हमें पता है, दूसरा एंगल थीटा है, और तीसरा एंगल अगर मैं उसको फाई कह देता हूँ तो फाई मेरे पास 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 से, 90 हो जाएगा, और थीटा भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाई, ये सॉरी थीटा, ये हमारे पास थीटा, तो जो फाई एंगल है वो हमारे पास 90 माइनस थीटा, यानी कि जो थर्ड एंगल है उसको मैं फाई यहाँ पे कह रहा हूँ, तो वो 90 माइनस थीटा। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो कि इसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होगी। अगर तो ये 35 है तो ये हमारे पास 55 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल
यानी कि एक एंगल पता है, एक तो एंगल 90 होता है तो आप दूसरा एंगल बता सकते हो। तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इस एंगल की रिस्पेक्ट से अब कॉज ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा लें, तो अगर हम ये लें तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स नॉट कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे एंगल को 90 माइनस थीटा कह रहे हैं। और हमारे पास जो ये वाली साइड है ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्स नॉट ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। बेसिकली हमारे पास इस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम साइन कहेंगे और हमारे पास जो इस एंगल के साथ वाली साइड होगी वो कॉज होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सेम ट्राइंगल के लिए दोनों चीज़ें निकाली हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, कह सकते हैं हम। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और एक्स नोट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है हमारे पास कॉज ऑफ थीटा के, और इन दोनों को इक्वल करेंगे और एक्स नोट से कट जाएगा तो हमारे पास कॉज 90 माइनस थीटा इक्वल है साइन ऑफ थीटा के। ठीक हो गया। वापस आते हैं हम अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिया, अब हमने निकालना है एक्सेलरेशन का रिलेशन विद दी ओमेगा। ठीक है, तो वंस अगेन जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी है उन्हें पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी कि हम वेलोसिटी के फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के फंक्शन को, तो यहाँ पे एक्स नोट और ओमेगा हमारे पास दोनों कांस्टेंट है तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। कॉज ऑफ ओमेगा टी को अब हमने डिफरेंशिएट करना है तो ओमेगा टी को पहले उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब ओमेगा टी को करेंगे तो खाली हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, और जब हम पूरे कॉज ऑफ ओमेगा टी को करेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ ओमेगा टी क्या बन जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। जो कैलकुलस के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का पता है, जो कैलकुलस जिन्होंने नहीं पढ़ी वो घबराए ना इस चीज़ से। मैं विदाउट कैलकुलस भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा। फिलहाल एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी हुई है। तो मजीद अगर मैं इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो जो ओमेगा, ये दो ओमेगा मेरे पास, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगी नेगेटिव ऑफ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब मैं इसको बगैर कैलकुलस के किस तरह से ड्राइव करूँगा। तो अगर मैं अपनी सर्कुलर मोशन वाली डिस्क पे आऊँ जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, चूँकि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है तो हमारे पास किसी भी किस्म की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगी जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होती है। ठीक है, तो बेसिकली ए पी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यहाँ पे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली हमारे पास ए पी का ही एक कंपोनेंट है, और ये हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन यानी कि इस पॉइंट पे हमेशा इंडिकेट करेगी। ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन होती है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो हम जिसका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं वो हमारे पास एक कंपोनेंट है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जिसको हम यहाँ पे ए पी कह रहे हैं। तो हमें ये एंगल हम बता सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा यहाँ पे। बेसिकली जो ये फेज एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी होगा, थीटा एंगल, ये भी एंगल थीटा है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिलहाल हम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू के तौर पर, इसलिए हम थीटा को थीटा ही रहने दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन इक्वल है ए पी टाइम्स साइन ऑफ थीटा के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास ए पी बेसिकली हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होती है। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे ए पी के तौर पे जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे। तो हम ये रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल है ए पी टाइम्स साइन ऑफ थीटा के। अब यहाँ पे जो ए पी है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने सर्कुलर मोशन में रिलेशन पढ़ा था कि वो होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाय द रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे एक्स नॉट है तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर, वी से हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी हम नहीं ले रहे, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट, तो हम इसको वी स्क्वायर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी में नहीं देखना चाह रहे हैं, हम इसको सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी में देखना चाह रहे हैं। तो हमें रिलेशनशिप पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का और जो हमारे पास सर्कुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, उनका आपस में रिलेशनशिप v इज इक्वल्स टू यानी कि रेडियस r टाइम्स ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा नॉट नहीं लिखना मैंने, सिंपल ओमेगा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली एक्स नॉट है और ओमेगा ही है बेसिकली जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम
सेंट्रीपिटल फोर्स को टेंजेंशियल वेलोसिटी के केस में भी लिख सकते हैं और उसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ा था इन द 5th चैप्टर, हमने वहाँ पे इन डेप्थ भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो इस वैल्यू को बेसिकली मैं यहाँ पे वापस प्लग इन कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको वापस प्लग इन करूँगा तो नेगेटिव साइन बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एक्स नॉट अगर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर हम एक्स नॉट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो अगेंस्ट दी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और ए पी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स नॉट और साथ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो थीटा की जगह पे मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, तो मैं ओमेगा टी यहाँ पे लिखना प्रेफर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो मैंने विद द कैलकुलस रिलेशन डेवलप किया था और जो मैंने विदाउट कैलकुलस रिलेशन डेवलप किया, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलस के साथ एक शॉर्टकट है, विदाउट कैलकुलस भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे 3 रिलेशंस थे फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम उसको इन दी रेफरेंस टू द सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कब मैक्सिमम होती है। तो जब भी हमारा एम्पलीट्यूड, हमारा जो फेज एंगल थीटा है वो अगर 90 डिग्रीज हो तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, और वो किसके इक्वल होगी, एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी। तो हमारे पास एट एंगल थीटा 90 अगर हो तो उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। अच्छा, एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं, हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, फिर 0 और फिर -1, ठीक है। 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी कभी भी नहीं होगी, साइन की वैल्यू भी और कॉज की वैल्यू भी। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास 1 कब होता है, साइन ऑफ थीटा हमारे पास 1 होता है जब ये एंगल 90 हो। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये एंगल 90 हो तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि फेस जब 90 होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी जो है वो बेसिकली इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अलबत्ता जो हमारी ये वेलोसिटी है जो रेड में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन दी फेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फेज पे हैं तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो होगा, अगर हम मजीद 90 परपेंडिकुलर की तरफ जाएं तो हमारे पास जो वीपी है उसका मैग्नीट्यूड उतने का उतने रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और जो हमारे पास रेड वेक्टर है जो कि वेलोसिटी है वो मजीद कम हो जाएगी, और जब एग्जैक्ट हम 90 पे होंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो एक वाइब्रेशन में जब फॉर एग्जाम्पल मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, तो उस छोटे से इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी इंडिकेट हो रही है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी देख सकते हैं, कॉज ऑफ 90 हमारे पास क्या होता है, 0, ठीक है। तो कॉज ऑफ 90 से वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो मिनिमम कब होगी, जब ये एंगल हमारे पास 90 होगा। और कॉज की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कब होती है, जब ये एंगल 0 या 180 हो। 180 होगा तो नेगेटिव में हमारे पास मैक्सिमम होगा, कहेंगे हम उसको भी मैक्सिमम, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे हम उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेगेटिव साइड पे आते हैं तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और जो हमारी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी, 0 डिग्री पे। जब हमारा फेज जो है वो 0 डिग्री होगा तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी, जब ये एंगल 90 होगा। यानी अगर मैं मिनिमम के लिए भी लिखूं, ये मिनिमम तब होगा जब थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री होगा, और ये हमारे पास कब मिनिमम होगा, ये हमारे पास मिनिमम उस केस में होगा जब हमारे पास एंगल थीटा जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 0 के, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन पे कि एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, ठीक है। तो हम साइन ऑफ थीटा चूंकि ये, तो हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा और इसमें भी साइन ऑफ थीटा है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि एंगल 90 पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगी, और एंगल 0 पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होगी। हम उसको इस सर्कुलर डिस्क के केस में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या और क्या वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो जब हम इस केस में देखें तो हमारी जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो एक कॉम्पोनेंट है किसका, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो बेसिकली जब ये एंगल हमारा जो फेज एंगल है वो 0 होगा तो हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ये भी 0 हो जाएगा। तो उस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 डिग्री पे 0 फेज पे मिनिमम होती है, तो एक्सेलरेशन भी 0 फेज पे हमारे पास मिनिमम होगी। और जब हम 90 के फेज पे जाएंगे तो हमारे पास
जो सेंटीपीटल फोर्स का कंपोनेंट है और जो हमारी एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और मैक्सिमम होगी उस वक्त हमारी एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि एट 90 डिग्री हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है,